नमस्कार टीचर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्री डीएलएड पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का 2020-21 का सॉल्व पेपर देखे थे। आज हम 2018-19 का प्री डीएलएड का सॉल्व पेपर देखने वाले हैं। तो निश्चित रूप से साथियों, आप सभी को इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो निश्चित रूप से देखिए। हमने उसमें इसके बारे में बता चुके हैं कि इसमें कौन कौन सा पार्ट 1 में पार्ट ए एवं पार्ट बी में क्या क्या सब्जेक्ट है, कैसे सॉल्व करना है, ये सब सभी के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। चलिए हम सीधा इसका स्टार्ट करते हैं। पहला जो है पार्ट ए में सेक्शन फर्स्ट देखेंगे, जिसमें साथियों सामान्य हिंदी देखने वाले हैं। सामान्य हिंदी में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है 2018-19 में, उसको देखिएगा। निश्चित रूप से पहला प्रश्न देखते हैं, मानक भाषा के लक्षण निम्न में से कौन नहीं है। ऑप्शन ए है जिनमें मानक शब्दावली का प्रयोग हो, जो सर्वमान्य हो, जो व्याकरण सम्मत हो, जिसमें आम बोलचाल की शब्दावली का प्रयोग हो। निश्चित रूप से साथियों इसमें नहीं है, मानक भाषा का लक्षण नहीं है पूछा जा रहा है, तो निश्चित रूप से ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, जिसमें आम बोलचाल की शब्दावली का प्रयोग हो। ये जो है मानक भाषा के लिए उचित वाक्य नहीं है। निश्चित रूप से यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निश्चित रूप से साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, राम है। प्रश्न 3 देखते हैं, कोई शब्द किस तरह का सर्वनाम है। निश्चित रूप से कोई में अनिश्चय वाचक को संदर्भित किया जा रहा है कोई शब्द से, तो निश्चित रूप से ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, जिसमें धीरे धीरे शब्द किस तरह का शब्द है, ये पूछा जा रहा है। साथियों याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए जो है क्रिया विशेषण इसका आंसर होगा। वही पांचवा प्रश्न की बात करें, सप्तशती में कौन सा समास है, तो साथियों याद रखिएगा, इसमें सप्तशती अर्थात सप्त ये संख्यावाची है, जो कि द्विगु समास को बताता है। निश्चित रूप से ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। साथियों याद रखिएगा, यहाँ पर जो रचनाकार ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, यही तत्पुरुष समास का उदाहरण है। वही सातवां क्वेश्चन देखें, दिव्यास्त्र में कौन सा संधि है, तो याद रखिएगा दिव्यास्त्र में दीर्घ स्वर संधि आएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। साथियों पेपर जो हमें मिला है वो इसी प्रकार का मिला है, एकदम साफ सुथरा तो नहीं है, लेकिन समझ में आ जाएगा निश्चित रूप से। आठवां प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है, इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है। याद रखिएगा, इसमें प्रादुर्भाव को पूछा जा रहा है, अर्थात इसमें जो ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है यही इसका सही शब्द है, शुद्ध शब्द है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो याद रखिएगा इसमें जो है ऑप्शन बी जो दिखाई दे रहा है, कल पाठ पढ़कर आइए, यही इसका शुद्ध वाक्य होगा। अन्य वाक्य को भी पढ़कर देख सकते हैं, वो आपको अशुद्ध लगेगा। निश्चित रूप से ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई एक शुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें भी शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, तो निश्चित रूप से ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, मेरे प्राण संकट में है, यही इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन में पहुंचते हैं, जिसमें देखा जाए सामान्य अंग्रेजी बोध है। सामान्य अंग्रेजी बोध में 11वां क्वेश्चन देखते हैं, द कैट किल्ड द माउस। यह पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, जिसका देखा जाए साथियों, इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो द माउस वाज किल्ड बाय द ईट, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई ब्लैंक अ न्यू बाइसिकल लास्ट वीक, खाली स्थान यहाँ पर दिया है। इसमें पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म फ्रॉम द गिवन आंसर्स। याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा साथियों, इसका जो आंसर होगा बॉट आएगा, क्योंकि यह पास्ट सिंपल टेंस का जो है देखा जाए सिंपल पास्ट का उदाहरण है। तो सिंपल पास्ट में किसी प्रकार का देखा जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगता, सहायक क्रिया नहीं लगता, तो इसमें डायरेक्ट बॉट आएगा। आई बॉट अ न्यू बाइसिकल लास्ट वीक, यही इसका
आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है गिव वन वर्ड फॉर वन हु बिलीव्स इन गॉड। अर्थात ये पूछा जा रहा है साथियों कि जो भगवान में विश्वास रखते हैं उसको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी में तो आस्तिक बोलते हैं और इंग्लिश में देखा जाए तो इसे जो है थीस्ट बोला जाता है। जो ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है एड द करेक्ट क्वेश्चन टैग टू द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें पूछा जा रहा है इट्स वेरी हॉट टुडे। इसके हिसाब से देखा जाए क्वेश्चन टैग पूछा जा रहा है साथियों। क्वेश्चन टैग जो है इसे हिंदी में प्रश्न पूछल्ले बोलते हैं। निश्चित रूप से आप ग्रामर में पढ़े होंगे। इसमें शॉर्ट में इसका आंसर देखा जाए ऑक्सिलरी वर्ब के हिसाब से होता है, तो इसमें ईज छुपा हुआ है, तो इजंट ईट इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। इंसर्ट द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस। द ज्यूरी ब्लैंक डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस। याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा साथियों हैड होगा। द ज्यूरी हैड डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस। अर्थात यह जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। यह जो है याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इंसर्ट द करेक्ट आर्टिकल इन ब्लैंक स्पेस। ही इज नॉट ऑनरेबल मैन। तो इसमें जो है देखा जाए ऑनरेबल उच्चारण आ से हो रहा है, अर्थात इसमें वावेल के पहले या वावेल साउंड के पहले देखा जाए तो एन का यूज होता है, तो इसमें आर्टिकल जो है एन का उपयोग होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्राइट कंजक्शन। आई रन फास्ट ब्लैंक आई मिस्ड द ट्रेन। निश्चित रूप से मैं तेज़ दौड़ा किंतु ट्रेन मिस हो गया, यही बोला जा रहा है, इसलिए बट इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। देखा जाए तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्राइट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पूछा जा रहा है। द टीचर इम्प्रेस्ड ऑन अस, अर्थात इसका ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ऑन आएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। आई एम रेडी टू डिस्पोज ऑफ माई कार फॉर 2 lakhs। चूज करेक्ट वर्ड फॉर द एडियम अंडरलाइन इन द अबव सेंटेंस। याद रखिएगा यहाँ पर डिस्पोज जो है सेल को बताया जा रहा है, बेचना को बताया जा रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। वही 20वां क्वेश्चन देखा जाए चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पियर्स होगा, यही इसका करेक्ट स्पेलिंग है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में पहुंचते हैं, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक विवेचन, जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, नीचे दिए गए स्थानों के नामों को हिंदी के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे पहले स्थान पर जाने वाला नाम होगा। तो निश्चित रूप से इसमें रायपुर, राजपुर, रायसेन, रामपुर दिया है, तो रा तो पहले स्थान में सभी में है। अब उसके बाद देखा जाए तो ज वाला जो है उसके बाद प्रायोरिटी होगा, जिसमें य, ज, य, म, ये सभी में ज पहले आएगा, इसलिए राजपुर इसका आंसर होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। केमिस्ट्री शब्द के व्यंजनों एवं स्वरों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में सजाया जाए तो बाएं और दाएं छोरों से तीसरे अक्षरों से बनने वाला शब्द होगा। इसे मैं बना के देख चुका हूँ साथियों, और हो सके तो मैं जो PDF में इसको मतलब रफ कार्य के द्वारा आपको PDF जो प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से, उसमें बता दिया जाएगा। इसका जो आंसर होगा साथियों आप भी करके देख सकते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, माई आएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या इस प्रकार जो दिया है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो पुनर्व्यवस्था में बाएं से तीसरे और दाएं से 5वें अंकों का योग पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा इसमें जो है अगर हम इसे बढ़ते क्रम में जमाने के लिए बोला जा रहा है साथियों, तो बढ़ते क्रम में जो है इसको बढ़ते क्रम में जमाएंगे तो देखा जाए तो 3 और 4 इसका जो स्थान पूछा जा रहा है, तीसरे स्थान और दाएं से 5वें स्थान, तो दोनों का योग पूछा जा रहा है, तो यह दोनों का योग 7 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आप भी करके देख सकते हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। यह जो क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24, याद रखिएगा इसमें जो है एक उदाहरण के माध्यम से
बता रहा हूँ। जैसे कि आपको डॉग का स्पेलिंग है, डॉग का स्पेलिंग DOG होता है, और अगर हमने इसके इस प्रकार का हम अलग अलग कर दें इस प्रकार का, और हम बोलें कि इसको अरेंज करें, तो अरेंज करने पर यह GDO है, इसको DOG इस प्रकार हम अरेंज करेंगे तो हमें ये मिलेगा। इसी प्रकार यह जो शब्द है, लेटर है, वो मतलब ये अरेंज में नहीं है, इसे अरेंज करके कोई एक्चुअली वर्ड खोजना है, और खोजने के बाद जो है देखा जाए तो पता करना है कि जानवर का नाम आ रहा है, कि पहाड़ का नाम, कि नदी का नाम, कि शहर का नाम। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि इस प्रकार का शब्द को इस प्रकार लिखा जाए अंकों में, और उस कोड में एप्पल को लिखा जाए, तो निश्चित रूप से इसको मैं सॉल्व कर लिया हूँ, PDF में उसको प्रोवाइड करवा दूंगा, और आप भी करके देख सकते हैं, बहुत ही सरल है। तो इसका जो आंसर आएगा साथियों, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन D आएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में भिन्न अक्षर समूह हैं, इसका भिन्न अक्षर समूह देख सकते हैं, ABC, FG, H, JK, L, P, Q, R, ये सभी तीनों जो है क्रमानुसार है, और नहीं है तो ये क्रमानुसार नहीं है, इसलिए यही जो है भिन्न अक्षर होंगे, अर्थात इसका जो ऑप्शन A दिखाई दे रहा है यही इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई एक वर्ग है, दी गई आकृति एक वर्ग है, इसमें वर्गों एवं आयतों की संख्या पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, वर्ग इसमें साथियों देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 और बड़ा भी ये एक वर्ग है, अर्थात 5 वर्ग है इसमें। और आयत की बात करें तो आयत इसमें यहाँ पर देखा जाए तो 1 होगा, फिर ये 2 होगा, उसी प्रकार इधर भी 3 और ये 4, अर्थात 5 वर्ग और 4 आयत, ऑप्शन A इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेड एक व्यक्ति है, उसकी 2 पुत्रियां X और Y है, L और M क्रमशः X और Y के पति है, L और M के बच्चों से जेड का क्या संबंध है। अर्थात साथियों जेड जो है अगर देखा जाए तो उनके पुत्रियों के बच्चों की बात हो रही है, तो जेड उनके नाना लगेगा, अर्थात ऑप्शन D इसका आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी आकृति घर, किचन, ड्राइंग रूम और बेडरूम के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। निश्चित रूप से साथियों घर देखा जाए तो घर इस प्रकार का, घर में किचन भी होते हैं, ड्राइंग रूम होते हैं, बेडरूम, इसलिए देखा जाए तो किचन भी आ जाएगा, ड्राइंग रूम भी और बेडरूम भी, अर्थात ये वाला जो परफेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। याद रखिएगा ऑप्शन A इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिशा वाला साथियों। निश्चित रूप से ये पूछा जाता है, इसे आप पढ़कर समय कम लगे इसलिए मैं इसे पूरा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, मैं इसे कर लिया हूँ, आप भी करके देखेंगे। इसका जो है आंसर आएगा ऑप्शन C आएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर पर, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें साथियों यह जो है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह पर लुप्त संख्या पद होगा। इसे मेरे को सॉल्व करने में बहुत समय लगा, निश्चित रूप से आपको मैं बहुत ही शानदार तरीके से बता देता हूँ। साथियों याद रखिएगा, हम इस प्रकार से सॉल्व करते जाएंगे। देखिएगा 25 यहाँ पर जो दिख रहा है उसमें हम 5 घटाएंगे, यह जो दिख रहा है 5, फिर आ जाएगा यह 20, और 20 में जब हम 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 10, अर्थात ये वाला हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार 18 में 6 का भाग देंगे तो हमें 18 में 6 घटाएंगे, 18 में 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 12, और 12 को 4 से भाग देने पर हमें मिल जाएगा 3, अर्थात ये वाला मिल गया। इसी प्रकार यहाँ इस कॉलम को भी देखिए, 33 में अगर 9 घटाते हैं तो हमें मिलता है 24, और 24 में 2 का भाग देते हैं तो हमें मिलता है 12, अर्थात ये भी इसी मतलब सूत्र में बंधा हुआ है। इसी प्रकार हम इसको भी देखेंगे तो 15 में हम 8 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 7, और 7 में कितने का भाग दें तो 7 आएगा, तो वह संख्या है 1, अर्थात 7 में 1 का ही भाग देंगे तो 7 आएगा। अर्थात देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन B इसका आंसर होगा। याद रखिएगा बहुत ही अच्छा है और ये पूछा जाता है। इसी प्रकार हम 32वां क्वेश्चन देखें तो इसको सॉल्व करके निश्चित रूप से देख सकते हैं, और हमने कोशिश किए हैं साथियों कि PDF में इसको बताएं, और अगर आपको सॉल्व करना है बहुत इजी है, इसको बारी बारी सॉल्व करते जाएं, इसका निश्चित रूप से आंसर जो है ऑप्शन C ही आएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों।
33वां क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें भी साथियों थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ कुछ आप लॉजिक लगा के देखेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसे ही होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इसमें देखिएगा LM अनुपात QR है, तो इसी प्रकार ST समानुपात क्या होगा। निश्चित रूप से साथियों यहाँ पर एक बड़ा अक्षर और एक छोटा अक्षर का कॉम्बिनेशन दिया है, जो कि लगातार है, L के बाद M आता है, और यहाँ पर Q के बाद R है, अर्थात यहाँ पर भी एक बड़ा लेटर और एक छोटा लेटर। और यहाँ पर ST देखा जाए, ST के बाद अब देखा जाए तो एक बड़ा लेटर एक छोटा लेटर, उसके हिसाब से ऑप्शन बी इसका आंसर है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है साथियों। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिएगा 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न में ये पूछा जा रहा है, ये प्रश्न आकृति है और उसे हमें ये चारों में ढूंढना है। तो निश्चित रूप से आप ढूंढ लिए होंगे। तो निश्चित रूप से साथियों देखा जाए तो इसके जैसे सेम जो है चौथे में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इसी प्रकार 36वां क्वेश्चन में साथियों हमें इस आकृति को इन सभी आकृतियों में ढूंढना है। तो निश्चित रूप से आप ढूंढेंगे, PDF आपको अवेलेबल कराया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। साथियों निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा 3 में मिलेगा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा 3 में। देखिएगा इसको मिला के मेरे हिसाब से यह 3 में ही मिलेगा और इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इसको थोड़ा पढ़ना है, नीचे दी गई सूचना पढ़िए तब उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 मित्र P, Q, R, S, T, U, V और W है। किसी 8 तलों वाली इमारत में विभिन्न तलों पर अलग अलग रहते हैं, लेकिन इसी क्रम में नहीं। साथियों यह जब 8 साथी जो है अलग अलग मंजिलों में रहते हैं और इसी क्रम में रहना कोई जरूरी नहीं है, ये बोला जा रहा है। T तल संख्या 5 पर तथा S T के ऊपर किसी विषम संख्या वाले तल पर रहता है। Q किसी विषम संख्या वाले तल पर रहता है। Q और S के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। P W के नीचे किसी सम संख्या वाले तल पर है, परंतु तल 8 पर नहीं है। S और T के मध्य केवल एक व्यक्ति रहता है। V R के नीचे किसी तल पर रहता है। V के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या और W के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या समान है। सबसे नीचे वाले तल क्रमांक 1 की कीमत 10 लाख रुपए है। नीचे के तल क्रमांक 1 से 8 तक प्रत्येक तल की कीमत क्रमशः 10% कम होती है। अर्थात जैसे जैसे तल ऊपर होते जाएगा उसकी कीमत जो है प्रत्येक तल से 10% कम होते जाएगा। निश्चित रूप से इसे अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। चलिए हम इसके प्रश्न पर पहुंचते हैं। दूसरे तल पर रहने वाले व्यक्ति और S के मध्य कितने व्यक्ति रहते हैं, तो इसे करके देख लीजिएगा साथियों। ये बहुत ही, मैं इसे PDF में इसे रफ कार्य किया हूँ, उसको देखिएगा। निश्चित रूप से आपको मिलेगा ऑप्शन सी 4। सबसे नीचे रहने वाला व्यक्ति कौन है, ये ऑप्शन डी आएगा, V। आगे बढ़ते हैं, तीसरे तल की कीमत कितनी होगी, इसे भी मैं निकाला हूँ PDF में। इसी के PDF में जब मैं टेलीग्राम में डालूंगा तो उसमें मिल जाएगा। निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी आएगा, 8,10,000 आएगा। वही 5वें और 6वें तलों की कीमतों में अंतर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, मैं निकाल दिया हूँ इसको भी। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, याद रखिएगा, 65,610 आएगा। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो सेक्शन है शैक्षिक एवं सामान्य बोध। असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूं साथियों, क्योंकि मुझे भी इसी प्रकार का प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ है किसी साथी के द्वारा, जिसमें शैक्षिक एवं सामान्य बोध का कुछ क्वेश्चन नहीं मिला है। तो जो कुछ क्वेश्चन इस खंड का है उसे देखते हैं। निश्चित रूप से 54वां क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। साथियों आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, राजस्थान। सार्क के मुख्यालय स्थित है, यह जो है साथियों काठमांडू नेपाल में है, याद रखिएगा। पेरिस समझौता के अनुसार विश्वव्यापी तापक्रम से अपेक्षित कनिष्ठ तापमान है, यह समझौता 2015 में हुआ था। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है, 1.5 अंश सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र समिति स्थित है, तो यह जेनेवा में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने की जिम्मेदारी है पालक का, शिक्षक का, विद्यार्थी का, समाज का। तो निश्चित रूप से यहाँ पर समाज का सबसे ज़्यादा जो है निर्धारित जिम्मेदारी पूछा गया है, उद्देश्य को निर्धारित करने की जिम्मेदारी, तो ऑप्शन डी ही इसका आंसर आएगा। पत्राचार द्वारा संचालित शिक्षा को कहते हैं, ऑप्शन ए है अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी है निरौपचारिक,
ऑप्शन सी है औपचारिक, ऑप्शन डी है तकनीकी। याद रखिएगा साथियों, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, निरौपचारिक, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्योंकि पत्राचार एक प्रकार का प्राइवेट जो दिलाते हैं वही चीज़ दिलाते हैं एग्जाम में, वही सब सब्जेक्ट को, लेकिन नॉन फॉर्मल तरीके से, अर्थात किसी स्कूल या कॉलेज में जाकर नहीं, सीधा डायरेक्ट परीक्षा दिलाया जाता है, जिसे नॉन फॉर्मल प्रोसेस से दिलाया जाता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा निरौपचारिक शिक्षा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर छात्र समझने में अक्षम हो रहे हो तो शिक्षक को निश्चित रूप से संकेत देना चाहिए। ये सभी आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है शिक्षण, अधिगम एवं विद्यालय, जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक छात्रों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करेगा। मूल्यों पर भाषण देकर, टीवी कार्यक्रम दिखाकर, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में छात्रों को सम्मिलित करके, धार्मिक त्योहारों का अवलोकन कराकर। निश्चित रूप से सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में छात्रों को सम्मिलित कराकर, यही जो है इसका आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएं प्रदान करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को नोट्स लिखवाना। ऑप्शन डी है छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। निश्चित रूप से साथियों इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका संबंध बालक के ज्ञानात्मक पक्ष के विकास से है? पाठ्यक्रम, पाठ्य विवरण, प्रकरण। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। निश्चित रूप से ब्लूम का ये जो ब्लूम एक मनोवैज्ञानिक है जिनका एक पक्ष आता है जिसमें संज्ञानात्मक पक्ष होते हैं, उसमें जो है देखा जाए तो ये तीनों शामिल नहीं होता है। देखा जाए तो संज्ञानात्मक मेरे हिसाब से यह ऑप्शन डी होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका होना चाहिए साथियों मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक जो अपनी कक्षा में नए विषय को पहली बार प्रस्तुत कर रहा है, उसे समय गंवाए बिना पहला पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। कक्षा को विषय की व्यापक रूपरेखा बतानी चाहिए। विद्यार्थियों के पुराने ग्रेड की जांच करनी चाहिए। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। निश्चित रूप से ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य सामग्री को कक्षा में प्रयोग के लिए चयन करने का क्या मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए? तो ऑप्शन है उपयुक्तता, उपलब्धता, उपयोगिता और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यालयों में शारीरिक दंड प्रतिबंधित है क्योंकि, निश्चित रूप से साथियों इसका जो है आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, इसका अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? छात्रों में संप्रेषण, ज्ञान का संचारण, गुणात्मक अधिगम को प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी। निश्चित रूप से ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय स्तर की शिक्षा के शैक्षिक पक्ष शासित किए जाते हैं। निश्चित रूप से यह एनसीईआरटी द्वारा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं। यह क्रियात्मक होती है, यह प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित होती है, इनमें बालक स्वयं सीखता है, उपरोक्त सभी। निश्चित रूप से यह उपरोक्त सभी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में आपका क्या विचार है? तो निश्चित रूप से साथियों विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में आपका क्या विचार है? इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, वे सहयोग और ज्ञान की वृद्धि के साधन हैं। निश्चित रूप से यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो छात्र धीरे धीरे सीखता है उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा साथियों, कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण का प्रारंभिक अभिकरण है। साथियों प्राइमरी सोर्स पूछा जा रहा है। निश्चित रूप से परिवार ही प्राइमरी होता है और पास पड़ोस भी होता है, लेकिन दोनों ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहला परिवार ही होता है, याद रखिएगा इसका आंसर परिवार आएगा। और प्रश्न अगला है, बालकों में नेतृत्व के गुण का विकास इसलिए किया जाता है ताकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सके, भविष्य में नेता बन सके, मित्रता की भावना बढ़ा सके, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, व्यक्तित्व का विकास कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक की प्राथमिक व्यावसायिक जवाबदारी है बालकों का सर्वांगीण विकास करके। निश्चित रूप से यही इसका आंसर होगा, बालकों का सर्वांगीण विकास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों को सीखने में अधिक लाभप्रद होती है? भाषण विधि, करके सीखने की विधि, प्रदर्शन विधि, वार्तालाप विधि। निश्चित रूप से यही ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, करके सीखने विधि सबसे लाभप्रद होती है। शिक्षक को अनुसंधान में रुचि रखनी चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है, शिक्षक अपने कार्य में व्यस्त रहता है, शिक्षक सदैव अध्ययनशील बना रहता है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी कार्य संभव है। निश्चित रूप से यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण की कौन सी प्रक्रिया अधिक मान्य है? साथियों याद रखिएगा, बाल केंद्रित ही अधिक मान्य है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है पूछा जा रहा है साथियों, शिक्षण विधि, विषय वस्तु, विद्यालय, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रिया। तो निश्चित रूप से ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों के विकास में किसका योगदान अधिक महत्वपूर्ण है? अच्छी पाठ्यपुस्तकों का, अच्छे विद्यालयों का, धनवान माता पिता का, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। ऑप्शन डी ही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा के विकास के लिए शासन का सर्वोत्तम स्वरूप कौन सा है? राजतंत्र, अभिजात तंत्र, प्रजातंत्र, तानाशाही। निश्चित रूप से प्रजातंत्र ही इसका आंसर होगा साथियों, क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेसी पर ज़्यादा विश्वास करता है, इसलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन सी होगा। साथियों इस वीडियो में हम इस सेक्शन तक देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट है, जो विषय वाइज रहेगा, जिसमें हम गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, उसको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।